हेलो बच्चों, मैं आलोक कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। देखो, जैसे आज ये मैंने डिजिटल बोर्ड पर लिखा हुआ है आईआईएसटी के बारे में। आज हम आईआईएसटी के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी बात भी कहेंगे, बताएंगे जो कई बार आप जानना चाहते हैं और आपको मिल नहीं पाती। इन द सेंस, ये देखो, लास्ट डेट कब है वो मैं बता दूंगा आपको कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कब है, एडमिशन किस तरीके से होता है, कौन से एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है, कितनी सीटें हैं, ये तो आप वेबसाइट पे जाके भी जान सकते हो। मैं यहाँ भी बता दूंगा आपको। बट चूँकि मैंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में लगभग 7 साल साइंटिस्ट के रूप में काम किया है, हालांकि अब तो मुझे छोड़े हुए भी करीब 16 साल के आसपास हो गए, 16-17 साल, बट फिर भी मेरे वहाँ फ्रेंड्स हैं। मैंने उनसे भी आज ही बात की है, अपने फ्रेंड्स से जो आज सीनियर लेवल पे भी हैं, उनसे बात की है जनरल अबाउट कि भाई जो मान लो आईआईएसटी के पढ़े हुए बच्चे अगर मान लो इसरो में जाते हैं तो कैसा स्कोप है, किस तरीके से लिए आते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बच्चे जानना चाहते हैं बट वो वेबसाइट पे कई बार अवेलेबल नहीं होती। आई विल टॉक ऑल अबाउट दैट। तो बच्चों, आईआईएसटी इंडियन स्पेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में है, केरला में है, और तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं हम इसको। ये लगभग 2007 में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था और बेसिक इसका जो फंडामेंटल पर्पस था वो ये था कि स्पेस साइंस में, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के इंजीनियर्स का मेजर इंटेक जो है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट से लिया जाए जिसको इसरो ही नर्चर करे, ग्रो करे, और उस पर्पस के साथ इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया गया। और इस इंस्टीट्यूट ने समय के साथ मोमेंटम गेन भी किया है और पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ी भी है। तो जैसे बात आती है कि आईआईएसटी में एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, बीटेक और इन डुअल डिग्रीज़ के लिए, तो बच्चों एडमिशन होता है थ्रू जेई एडवांस 2021 रैंक जो है उसके बेसिस पर। हालांकि रिज़ल्ट तो जेई एडवांस का कल परसों में कल ही आ जाएगा, 15 तारीख कल है, तो कल रिज़ल्ट आ जाएगा। और बट इसके लिए ऐसा नहीं है, जोसा की काउंसलिंग के थ्रू नहीं होगा इसमें एडमिशन। इसमें एडमिशन जो आईआईएसटी में अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको एडमिशन लेना है, बीटेक डिग्री के लिए या डुअल डिग्री के लिए, बीटेक प्लस एमटेक, तो आपको अलग से एक फॉर्म भरना पड़ेगा आईआईएसटी का, और वो फॉर्म अभी आप भर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, नॉट फार अवे, हार्डली ए वीक। आज 14 अक्टूबर है, 6 दिन बाकी हैं बस। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 अक्टूबर को है। आप जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म मेरे ख्याल से नॉमिनल कॉस्ट 600 रुपीज़ में फॉर्म आता है, और कैटेगरीज़ में तो शायद और कम हो जाता है, 300 रुपीज़। तो इसका फॉर्म फिलअप कर दें आप। अच्छा, कई बार बच्चों को ये आता है कि सर कौन सी वाली रैंक, ऑब्वियसली जो टॉप आईआईटीज़ हैं, आईआईटी बॉम्बे हुआ, कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, खड़गपुर हुआ, मद्रास हुआ, रुड़की हुआ, हैदराबाद हुआ, ये प्रेफर्ड चॉइसेस होती हैं बच्चों की, खासकर कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एमसीए ब्रांच हो गई, या मैकेनिकल ब्रांच भी हो गई। बट कई बार बच्चे जब थोड़ी सी रैंक उनकी लोअर साइड पे होती है, मिडिल रेंज में होती है, 8,000, 9,000, 10,000, 13-14,000 रैंक तक वाली बच्चों को भी कई बार आईआईएसटी मिल जाता है। तो बच्चों की रैंक जिनकी 8-9 हज़ार से लेकर के 12-13 हज़ार के बीच में होती है, कई बार उनको प्रीमियम आईआईटीज़ नहीं मिल पाते, इवन नए आईआईटीज़ में भी कोर ब्रांचेस नहीं मिल पाती, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दैट। तो फिर उनके सामने एक अच्छा ऑप्शन ये बचता है, या तो एनआईटीज़ में एडमिशन लें, और कई बार वो चाहते हैं कि एनआईटीज़ में एडमिशन ना लें, तो दे कैन गो फॉर आईआईएसटी। इट इज़ ए गुड ऑप्शन, आईआईटी इज़ ए गुड ऑप्शन। हालांकि कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो मैं बताऊँगा। मैंने क्या कहा, मैं इसरो में मैंने काम किया है लगभग 7 साल, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको एक इंसाइट दूंगा। और चूंकि मैंने आज अपने फ्रेंड से एक बात भी की है और कुछ बातें पता लगाई हैं कि भाई जब कोई नया ग्रेजुएट आईआईएसटी से पढ़ करके इसरो में आता है तो किस प्रोफाइल में आता है, क्या उनकी सैलरी की रेंज होती है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। बट उससे पहले अगर देखें कोर्सेज़, 3 तरह के कोर्सेज़ इन्होंने चला रखे हैं। अच्छा, कोर्सेज़ इन्होंने वही लिए हैं जो कि नॉर्मल आईआईटीज़ या बाकी जगह पर थोड़ा सा कम होते हैं, जैसे एरियो स्पेस। हालांकि एरियो स्पेस ब्रांच कोई नई नहीं है, ऑलरेडी कई आईआईटीज़ में, पुराने आईआईटीज़ में बीटेक कोर्सेज हैं एरियो स्पेस में। मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं है, शायद बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, इनमें बीटेक कोर्सेज हैं आईआईटी के लिए, 4 ईयर कोर्सेज। बट इनका तो मेजर काम ही है स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बात कर रहे हैं हम, वहीं पे इनके मेजर रिक्रूटमेंट होते हैं। नाम भी है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, तो दे विल टॉक अबाउट मोर ऑफ एरियोस्पेस इंजीनियरिंग। एरियोस्पेस इंजीनियरिंग इज नियरली 60-70% कॉमन विद द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एरियोस्पेस में वही आपको मान लो कोई
एयरक्राफ्ट है या मान लो स्पेस क्राफ्ट है। स्पेस क्राफ्ट एरियोक्राफ्ट में अंतर यह है, एरियोक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में ही एक जगह से दूसरी जगह अमेरिका पहुंचाना है, इंग्लैंड पहुंचाना है भारत से तो पहुंचा देगा। स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाने के लिए है, फॉर लॉन्चिंग द वेरियस काइंड ऑफ सैटेलाइट्स, चाहे वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हों, चाहे वो GTO ऑर्बिट में या पोलर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को पहुंचाना हो। तो स्पेस साइंस, स्पेस क्राफ्ट क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट तो स्पेस में लेके जाता है, पार कर जाता है एटमॉस्फेरिक रीजन को एंड कैन गो अप टू अ ह्यूज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ऑफ अर्थ। तो बीटेक एरियोस्पेस में है। एरियोस्पेस जैसे मैंने बताया 60-70% कॉमन होता है ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वही इसमें स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स पढ़ना होता है। एरियोडायनामिक्स इसमें मेजर होता है, तो एरियोडायनामिक्स एंड फ्लाइट डायनामिक्स और फ्लाइट मैकेनिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है कि भाई एयरक्राफ्ट जा रहा है तो उसके ट्रैजेक्टरी के लिए जो एयर का रेजिस्टेंस है उससे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, या जो मटेरियल बनाना है एयरक्राफ्ट का कितना लाइट होना चाहिए, अलॉय कौन सी यूज़ करें, ये सब काफ़ी कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी कुछ कॉमन होती है एरियोस्पेस में। बीटेक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कई बार इसको एवियोनिक्स भी बोलते हैं, एवियोनिक्स ब्रांच। एविएशन ये भी आप समझ रहे हो, फ्लाइट से रिलेटेड। तो एयरक्राफ्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कैसे डिज़ाइन किए जाएं और किस तरीके से उनमें ऑन बोर्ड कमांड दिए जाएं, उस सब का पूरा इसमें स्टडी करवाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स ECE ब्रांच इट इज़ अवेलेबल इन मैनी IITs एंड NITs ऑल्सो। मैं NIT इलाहाबाद से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज़ क्वाइट अवेलेबल, चूँकि एयरक्राफ्ट में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ भी इस ब्रांच की आवश्यकता होती है। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, 60 सीट्स टोटल हैं और 6 सीट EWS कोटे को लेने के लिए ली गई हैं, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 60 सीटें हैं, 6 सीट एक्स्ट्रा ली गई हैं EWS कोटे के लिए। और एक डुअल डिग्री है, ये कोर स्पेस साइंस से संबंधित होती है, डुअल डिग्री। इसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स में वो बीटेक देते हैं और MS MTech दे देते हैं। MS में एस्ट्रोफिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और MTech के लिए वो ऑप्टिकल इंजीनियरिंग लेते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स अगेन स्पेस साइंस में जो क्वांटम फिजिक्स एप्लीकेबल होती है वही सब पढ़ना होता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मोस्टली जैसे वो आप सॉलिड स्टेट चैप्टर होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें आप सॉलिड्स की स्टडी करते हो, क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हो, तो क्रिस्टलोग्राफी एंड क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी यूज़ होता है इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। SSP बोलते हैं इसको, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इन सब में MS देते हैं और MTech के लिए ऑप्टिकल इंजीनियरिंग और एक आध कोर्सेज और भी होते हैं, डुअल डिग्री देते हैं ये। तो डुअल डिग्री बीटेक प्लस MTech दे देते हैं इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लस एनी ऑफ द कोर्सेज लाइक दिस, और डिपेंडिंग अपॉन के बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। हालांकि इसमें सीटें कम हैं, 20+2, थोड़ा सा नैरो फील्ड है ये, और खासकर जो मेन रिसर्च वर्क है इसरो में। एक बात समझ लो बच्चों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंदर सभी जो लोग जाते हैं एज एन इंजीनियर साइंटिस्ट, सभी लोग रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत सारा वो काम जो होता है वो वेरियस काइंड ऑफ मेंटेनेंस, वेरियस काइंड ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़ वाले वर्क भी होते हैं, कुछ रिसर्च वर्क भी होते हैं। रिसर्च वर्क मतलब कि भाई किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, नोजल का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए फॉर द थ्रस्ट ऑफ रॉकेट टू लिफ्ट ऑफ। बट जब रॉकेट होता है, रॉकेट में वेरियस स्टेजेस होती हैं और सबसे टॉप स्टेज जो होती है उसके अंदर सैटेलाइट होता है विच हैज़ टू बी प्लेस्ड इन द रिक्वायर्ड ऑर्बिट। तो जब आपने देखा भी होगा, कई बार टीवी पर दिखाते, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट लॉन्च में सिग्नल्स दिए जाते हैं, फायरिंग की जाती है फ्यूल की। तो फायरिंग फ्यूल कहती है, तो नीचे एक नोजल होता है, नोजल से फिर लॉट ऑफ हीट एंड फ्यूल बर्निंग इज टेक्स प्लेस, उससे थ्रस्ट मिलता है एंड रॉकेट फ्लाई गोज अप। तो उसमें बहुत सारी रिसर्च होती है कि मैक्सिमम थ्रस्ट कैसे ऑब्टेन करें, थ्रस्ट इस तरीके से ऑब्टेन करें दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ द रॉकेट इज़ इन द डिज़ायरेबल पाथ। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, वो रिसर्च वाली फील्ड भी हैं, जनरल फील्ड भी हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट का मतलब केवल साइंटिस्ट नहीं होता, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो इंजीनियर की होती हैं वो भी होता है और रिसर्च वर्क भी होता है, दोनों ही वर्क होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किस सेंटर पे हो और किस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो। जैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड जो जेट प्रोपल्शन है उसका मेजर रिसर्च VSSC में होता है, VSSC त्रिवेंद्रम। साथ ही साथ क्रायोजेनिक इंजन्स का जो डेवलपमेंट है वो भी VSSC में होता है। VSSC मतलब विक्रम साराभाई रिसर्च स्पेस सेंटर। ऐसे ही सर्विसिंग द रॉकेट्स, उसमें फ्यूल भरना, उसकी प्रोसेसिंग करना और लॉन्च करवाना,
ये श्रीहरिकोटा का काम है, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। एप्लीकेशंस ऑफ सैटेलाइट्स जो भी हैं, सैक अहमदाबाद गुजरात में हैं सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, मेनली वो सैटेलाइट से डील करते हैं और इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। तो ये मेन 3 बड़े सेंटर हैं इसरो के। सबसे बड़ा सेंटर है VSSC त्रिवेंद्रम, दूसरा बड़ा सेंटर है इसरो श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, और तीसरा जो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर इन गुजरात अहमदाबाद। तो इस तरीके से होता है डुअल डिग्री। दिस इज़ मेनली रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है। तो जिन बच्चों को रिसर्च में जाना होता है स्पेसिफिकली दे कैन थिंक ऑफ गोइंग इनटू द इंजीनियरिंग फिजिक्स। जो भी रिक्वायर्ड फिजिक्स होती है, चाहे वो एरोडायनामिक्स हो, चाहे वो फ्लाइट मैकेनिक्स हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल टू द एस्ट्रोफिजिक्स हो, वो सब कुछ इस डुअल डिग्री में पढ़ाते हैं। तो ये इस तरह की 3 ब्रांचेज हैं जिनमें ये कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे IIT एडवांस्ड के रिजल्ट के बेसिस पर ये एडमिशन लेते हैं। अच्छा, इनके एडमिशन लेने का तरीका ऐसा होता है कि भाई सारे बच्चे जो JEE एडवांस में क्वालिफाई किए हैं वो तो अप्लाई करते नहीं हैं। तो जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना IIST का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें रैंकिंग के हिसाब से मान लो किसी बच्चे ने एरियोस्पेस चूज़ की और वो 570 रैंक वाला बच्चा था AIR JEE एडवांस्ड का, तो 570 वाला जो बेस्ट रैंक वाला बच्चा गया उसको उन्होंने रैंक 1 दे देंगे। ये कौन? IIST वाले रैंक 1 दे देंगे 570 वाले को। एक 575 वाले ने नेक्स्ट बच्चे ने अप्लाई किया, नेक्स्ट बेस्ट, उसको रैंक 2 दे देंगे। 1002 रैंक वाले ने अप्लाई किया, उसको रैंक 3 दे देंगे। इस तरीके से रैंक बनाते हैं और फिर उसके बेसिस पर ये अलॉटमेंट करते हैं कि जिसकी जैसी चॉइसेस और प्रेफरेंस के बेसिस पर दे अलॉट दीज 3 डिग्रीज इन BTech एंड डुअल डिग्री। अच्छा, एक चीज़ तो ये, मैं इस ICRB पे बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए ये है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि सर BTech तो कर लेंगे, हमारा रिक्रूटमेंट कहाँ होगा, प्लेसमेंट कहाँ होगा, जॉब कहाँ मिलेगी। तो सुन लो बच्चों, IIST में टोटल सीट्स हैं 66 66 वो मैंने बताया था एरियोस्पेस, 66 अगेन इन एवियोनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड 22 इन डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड अदर कोर्सेज। टोटल 154 सीटें हैं। लगभग 75 to 80 सीट्स और कैंडिडेट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय इसरो, वेरियस सेंटर्स ऑफ इसरो। तो पहला पॉइंट, क्या सर सारे बच्चों का इसरो में सिलेक्शन नहीं होता एज ए साइंटिस्ट? नो, सबका नहीं होता। देखो, आप जब एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है, आपने JEE एडवांस में अच्छी रैंक ली, पर वहाँ जाने के बाद आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने खूब मस्ती काटी वहाँ जा कर के, सारे अच्छे बुरे काम कर डाले और आपका CGPA बिगड़ गया, पंजी आ गई, छग्गी आ गई। क्यों लेंगे वो? अरे क्यों लेंगे? ऐसा थोड़ी है कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो यू हैव गॉट द राइट टू गेट इनटू इसरो एज ए साइंटिस्ट। नहीं, उसमें से भी अब पहले शुरू में वो क्या करते थे, शुरुआत में जब 2007 में ये इस्टेब्लिश हुआ था इंस्टीट्यूट IIST, माधवन नायर साहब थे उस समय चेयरमैन ऑफ इसरो। मुझे पता है मैंने 2005 में छोड़ा था, उस समय उससे पहले वो VSSC के डायरेक्टर थे, VSSC त्रिवेंद्रम के, फिर बाद में वो चेयरमैन बने। तो मैं उनको कई 1-2 बार मिला भी हूँ उनसे, इसरो में जब रॉकेट लॉन्च होता था श्रीहरिकोटा में, उनसे मिला भी हूँ। तो पहले क्या करते थे कि सभी स्टूडेंट्स को जो भी क्वालिफाई करते हैं BTech में, उनको ये अब्जॉर्ब कर लेते थे इसरो में। पर धीरे धीरे उन्होंने देखा यार कि ये तो कचरा पट्टी आ गई। कचरा पट्टी मतलब आपको कचरा पट्टी बोला जाएगा उनको, भाई जाकर के आप पंजी मार रहे हो, 5.5 आपका CGPA आ रहा है, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, तो क्यों ले इसरो आपको? भाई आपको काम करना है, रिसर्च करनी है, और इसरो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है अपना स्पेस साइंस में, और वर्ल्ड में भी इसका टॉप नाम है। GSLV हम लॉन्च करते हैं, उसके कारण से हम टॉप 5 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड में आते हैं, इसरो, इंडियन स्पेस। तो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो फिर जाने वाला भी प्रीमियम होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और इसलिए दे हैव नाउ डिड ए कट ऑफ जिनकी CGPA 7.5 या उससे हायर होगी, देन ओनली विल बी एलिजिबल टू बी अब्जॉर्ब्ड इन इसरो। अच्छा, शुरू में तो क्या करते थे वो कि जिन्होंने IIST से पढ़ाई की उनमें से शुरुआत में तो वो ऐसे ही ले लेते बच्चों को कि जिनका CGPA 6.5 से ज़्यादा है, उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया। लेटर करीब 4 साल पहले 5 साल पहले उन्होंने CGPA बढ़ा के 7.5 कर दिया कि 7.5 से ज़्यादा है तो बच्चा चाहे तो इसरो में ज्वाइन कर सकता है, कर लेगा। नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिटन टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। अब जैसे मैंने आज सुबह फ्रेंड से एक बात की, फ्रेंड जो है वो गैसेस सिस्टम्स में है, जो कि GSLV PSLV के लिए जो सर्विसिंग वेरियस स्टेजेस होते हैं, गैस सर्विसिंग स्टेज में वो साइंटिस्ट है।
सीनियर साइंटिस्ट है अच्छा खासा, अब तो वो सम 15 ईयर्स ऑफ 16 ईयर्स ऑफ जॉब ही हैज़, 17 ईयर्स ऑफ जॉब ही हैज़। तो उसी ने बताया कि जो लगभग आने वाले समय में शायद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो बच्चे IIST से ग्रेजुएट होंगे और वो इसरो में अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो CGPA 7.5 के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एज वेल एज दे आर गोइंग टू इम्पोज सम इंटरव्यू ऑल्सो। तो दे विल इंटरव्यू द स्टूडेंट एंड देन दे विल टेक इनटू इसरो एज ए साइंटिस्ट। तो इस तरीके से लेते हैं। सैलरी लगभग साइंटिस्ट इंजीनियर SC पोस्ट देते हैं वो, ये SC SD SE वहाँ पर ग्रेड्स हैं साइंटिस्ट के। तो पहली जो इनिशियल पोस्ट है वो साइंटिस्ट इंजीनियर SC की है, अराउंड 70,000 प्लस। लॉट ऑफ पक्स आर देयर। गवर्नमेंट में क्या है, पक्स का भी होते हैं, जैसे एकोमोडेशन आपको फ्री मिलता है, आप इसरो में रह रहे हैं तो इसरो में काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्री होते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। इसके अलावा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं that will be admissible to the one who is joining as a scientist engineer in ISRO. But salary, take home salary is around 70,000 in the beginning. हालांकि ये बढ़ती भी जाती है, लाख के ऊपर आसानी से पहुंच जाती है 5-6 सालों में, 6-7 सालों में। बट ऐसे नहीं कि वो 50 लाख का पैकेज, 70 लाख का पैकेज, वो तो प्राइवेट में चलते हैं। अगर वैसा कुछ अगर आपके दिमाग में है कि आई विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी एंड दिस दैट, तो फिर आई थिंक ISRO is not the right place to work. ISRO, DRDO or government research based institutions are not the right place for you, right? तो क्या बताया मैंने, लगभग 75 to 80 candidates who are graduating from IIST are absorbed in ISRO, जिनका CGPA 7.5 से ज़्यादा है, और फ्यूचर में ये CGPA के साथ साथ they are going to टेक सम इंटरव्यू ऑल्सो, ताकि पता तो चले, इंटेंट तो मालूम पड़े कैंडिडेट की कि वेदर ही इज़ विलिंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग इन इसरो और नॉट। हालांकि बहुत सारे जो मेजर सेंटर्स हैं, 3 सेंटर हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा एंड सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। ये 3 मेन सेंटर हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और भी सेंटर्स हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द साइंटिस्ट कमिंग फ्रॉम IIST। अच्छा, IIST से किसी को अगर इसरो में ले रहे हैं, IIST से अगर इसरो में कोई आ रहा है जॉब के लिए, तो फिर पहले 5 साल का बॉन्ड हुआ करता था। मतलब यू आर सपोज टू वर्क 5 years मिनिमम एंड देयर आफ्टर यू कैन क्विट, यू कैन गिव द रेजिग्नेशन। बट अभी वो घटा करके उन्होंने 3 years का बॉन्ड किया हुआ है, तो अभी आपको 3 years का बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। और यदि आप बॉन्ड ब्रेक करते हो कि आप IIST में पढ़े, IIST से पढ़ने के बाद आपने इसरो ज्वाइन कर लिया एज ए साइंटिस्ट किसी भी सेंटर पर, और आप 3 साल पूरे नहीं किया आपने, तो आप 1 साल बाद या 2 साल बाद जा रहे हो, तो शायद बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ता है, मे बी फ्यू lakhs of rupees, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। उन सर को भी मालूम नहीं था जिनसे मैंने बात की है, मेरे फ्रेंड हैं वो जो इसरो में सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो उनको भी ये बात मालूम नहीं थी। क्यों मालूम होगी, वो कौन सा छोड़ रहे हैं, मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही मालूम होती है। तो ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखें। किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है एट द मोमेंट कि आई हैव अ प्लान टू गो फॉर द MBA, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, IIM से MBA करना है, XLRI से MBA करना है, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, बिकॉज इसरो में नहीं जाना चाहिए। देन यू विल हैव टू टेक अप द बॉन्ड फॉर 3 years नाउ। अच्छा, ये तो हुआ रिक्रूटमेंट। तो पहली बात क्या हो गई, IIST से आप ग्रेजुएशन करने के बाद या डुअल डिग्री लेने के बाद इसरो में सारे कैंडिडेट्स नहीं आते, शुरू में लेते थे वो जब स्टार्ट हुआ था 2007 में, 2007, 8, 9, 10 में। उसके बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्होंने लेना शुरू कर दिया। आज ये स्टेटस है। बट ऐसा तो है नहीं कि इसरो में सिविल इंजीनियर की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग CSE की आवश्यकता नहीं होती, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दो, मैंने पिछली स्क्रीन पर यह बात की थी। ICRB एक बोर्ड है, इसरो कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड, ICRB। ये हर साल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर रिक्रूटमेंट करता है ऑफ इंजीनियर्स। पोस्ट वही मिलती है उनको, साइंटिस्ट इंजीनियर SC, इनिशियल पोस्ट वही है, और वो आउटसाइड से रिक्रूट करते हैं, क्योंकि IIST इज़ नॉट ऑफरिंग द BTech और डुअल डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड अदर कोर्सेज। तो बाकी सबके लिए उन्होंने, बाकी जो हैं दे टेक फ्रॉम आउटसाइड। मैकेनिकल के लगभग 100 पोस्ट लेते हैं। अच्छा, ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हर साल इतने रिक्रूटमेंट होते हैं? नो, एज एंड व्हेन नीड अराइजेस। शायद अभी बताया कि 3 महीने पहले उन्होंने ICRB के थ्रू रिक्रूटमेंट किया है अराउंड दीज मनी नंबर्स। लगभग 240-250 कैंडिडेट्स हैव बीन अब्सॉर्ब्ड इन इसरो फ्रॉम आउटसाइड। बट आउटसाइड से वो एरियोस्पेस नहीं लेंगे। एरियोस्पेस कहाँ से लेंगे? IIST से।
समझ के बात को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या एवियोनिक्स कहाँ से लेंगे वो, IIST से। बट मैकेनिकल तो है नहीं IIST में, तो मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हुआ, या और भी कोई ब्रांचेस, इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, दे विल टेक फ्रॉम द अदर ग्रेजुएट्स, चाहे वो IIT के ग्रेजुएट्स हों, चाहे वो NIT से ग्रेजुएट्स हों, या किसी प्राइवेट कॉलेज के ग्रेजुएट्स हों। उसके लिए दे विल हैव द रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर रिटन टेस्ट कॉमन होगा, कॉमन रिटन टेस्ट होगा, कॉमन इंटरव्यू होंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से दे विल बी सेंट टू वलियामला, वलियामला मतलब त्रिवेंद्रम के पास में ही है, केरला में, या फिर VSSC या फिर SAC या फिर SDSC शार, अलग अलग कहीं पे भेज देंगे। तो एक तरीके से इसरो में जो इंजीनियर्स ज्वाइन करते हैं, साइंटिस्ट ज्वाइन करते हैं, 2-3 गुना तो वो बाहर से लेते हैं रेस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स, और जो IIST की स्ट्रीम्स हैं वहाँ से करीब 75-80 साइंटिस्ट दे आर अब्जॉर्बिंग फ्रॉम इसरो। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती। कई बार बच्चे मुझसे फ़ोन पे पूछते भी हैं, फ़ोन करेंगे या माँ से मैसेज के थ्रू पूछेंगे, व्हाट्सएप करके पूछेंगे कि सर क्या सर मैं NIT से ग्रेजुएशन कर लूँ मैकेनिकल में, तो क्या मैं इसरो में जा सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल जा सकते हो। एज एंड व्हेन रिक्रूटमेंट अराइजेस थ्रू ICRB, तो दे विल गिव द नंबर ऑफ पोस्ट, एंड उसके लिए आपको रिटन टेस्ट लिखना होगा, उसके लिए इंटरव्यू देना होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट एब्जॉर्ब्ड इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, एनी ऑफ द सेंटर्स दे में सेंड यू। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। बट जैसे मैंने कहा था, मेजर जो एवियोनिक्स है, डुअल इंजीनियरिंग, डुअल कोर्सेस, स्पेसिफिकली रिसर्च का जो मेन काम होता है ना, वो मेजर वो 20 सीट जो ले रहे हैं उसमें थोड़े पर्टिकुलर हैं ये लोग। ये वाली जो 20 सीट है ना, इसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर है ये डुअल डिग्री में, इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लस, ये प्योरली डिजाइंड फॉर इंडियन स्पेस है, रिसर्च के लिए। तो किसी का अगर मान लो फ्लो डायनामिक्स में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में और फिजिक्स में बड़ा गहरा इंटरेस्ट है, जा सकता है डुअल डिग्री में IIST में, क्योंकि IIST में प्रोफेसर्स काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं। नॉट ओनली दैट, विजिटिंग प्रोफेसर्स के रूप में इसरो के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वो त्रिवेंद्रम से, या मान लो VSSC से, या SDSC से, या SAC से, वो विजिटिंग प्रोफेसर्स के रूप में जाकर क्लासेस भी लेते हैं। साथ में उनकी जो ट्रेनिंग होती है, सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग, थर्ड ईयर की जो समर ट्रेनिंग होती है, वो भी कई बार इसरो में करवाई जाती है, और उनके प्रोजेक्ट्स भी इसरो में ही करवा दिए जाते हैं। तो सारा कुछ इसरो ही मैनेज करता है। तो बच्चों का एक्सपीरियंस बिल्कुल स्पेस साइंस से रिलेटेड काफ़ी कुछ अच्छा बन जाता है वहाँ पर। तो दैट वे यू कैन गेट इनटू इट। किसी का प्योरली अगर रिसर्च में अगर फील्ड हो तो दे शुड टेक द डुअल डिग्री। नॉट ओनली दैट, IIST में ये तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, IIT एडवांस के लेवल पर सिलेक्शन हो गया आपका, आपने ज्वाइन कर लिया। कोई चाहता है कि मान लो मैंने BTech कर लिया, मैं इसी फील्ड में MTech करना चाहूँ, तो यू कैन डू इट। PhD करना चाहो तो यू कैन डू इट फ्रॉम IIST। तो IIST ऑफर्स PhD, MTech degrees also, and lot of research work are going on in the field of space science and technology, स्पेस एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, सर मुझे जाना चाहिए। देखो कई बार बच्चे जब 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं और देखते हैं कि रॉकेट गया, हवा में गया, स्पेस साइंस बहुत बढ़िया, बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है। मुझे भी लगता है, अभी भी लगता है, बच्चों को लगता है, और क्यों ना लगे, होता भी है। बट कई बार बच्चों को जब दुनियादारी आ जाती है, दुनिया जहाँ का ज्ञान आ जाता है, पैसों की जानकारी कि भाई प्लेसमेंट कितने का होगा, ये वो, तो फिर जब उनको मालूम पड़ता है कि इनिशियल सैलरी 70-75,000 के आसपास होती है, और वो धीरे धीरे गवर्नमेंट की जॉब के तरीके से जैसे बढ़ती है, फिर वो उनको लगता है कि नहीं मेरे को तो पैकेज चाहिए 50 लाख का, 40 लाख का, 60 लाख का, करोड़ के पैकेज भी आजकल चलते हैं। IIT से ग्रेजुएट्स को लिया जाता है, गूगल लेता है, ये सब लेता है, बट वो मेनली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं। फॉर द कैंडिडेट्स जिनके CGPA 9+ हों और 9.5 हों, तो उन सबको मिलते हैं, हर किसी को तो मिलते नहीं हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बिग गुड क्वालिटी यू हैव इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन इन IITs और NITs। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपका एक स्पेसिफिक इंक्लिनेशन हो टुवर्ड्स वर्किंग इन इसरो और इन स्पेस साइंस, देन ओनली यू शुड गो फॉर द IIST. IIST इज़ गुड, बट इफ़ समवन इज़ लुकिंग कि मुझे MBA करना है, मुझे और बिजनेस में जाना है, या मान लो मुझे और कुछ टेक फील्ड में जाना है, तो आई थिंक बेटर देन IIST यू शुड स्टिक विद द IITs और गुड NITs.
So this was my take on IIST. I have tried to give you the major information. कॉमन इन्फॉर्मेशन कि कब लास्ट डेट कब है ये सब तो आप साइट से पता कर सकते हो, मैंने बता भी दिया कितनी सीट्स हैं, कौन कौन सी हैं. बट द इन्फॉर्मेशन आई गेव यू अबाउट ICRB, हाउ मेनी, व्हाट इज़ द सैलरी इन इसरो एब्जॉर्ब फ्रॉम IIST एज ए ग्रेजुएट, और साथ ही साथ कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या बॉन्ड हैं, वो शायद इन्फॉर्मेशन कई बच्चों को बड़ी यूज़फुल होगी. सो दैट वे आई फिनिश माई टॉक. मैंने आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है. एंड take decision wisely, take decision accordingly. ISRO is good to work with, premium institution. IIST is a good college. Who have the inclination towards studying all this, they should surely go to IIST. All the very best to all of you.